हाय फ्रेंड्स। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक और लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से 1958 में कॉन्स्टिट्यूशन जुड़ा काऊ से। ओके। क्योंकि काऊ एक होली एनिमल है इंडिया में, यानी कि एक बहुत ही पवित्र एनिमल के रूप में माना जाता है। ओके, हम सभी पूजा भी करते हैं। तो वो किस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन में उसको क्या स्थान दिया गया, दिया जाने वाला था। ओके। फिर उस पर क्या डिबेट रही, आज हम इसके बारे में, और किस तरीके से क्लाउस लॉस्टर ये आगे की डिबेट हुई और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इंटरवीन करके इस चीज़ को आगे गवर्न किया। ओके। तो अगर एक इंट्रोडक्टरी देखते हैं तो आज हम एक क्लॉ कैटल स्लॉस्टर जो रहते हैं, यानी कसाई जो रहते हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ें जो हुई थी प्रीवियस 1958 में, उससे रिलेटेड बात करेंगे। उसके बाद जब उससे रिलेटेड बैन से रिलेटेड लॉ आया तो किस तरीके से हनीफ कुरैशी और अदर जो बुचर थे या कसाई थे वो सुप्रीम कोर्ट गए और उसके हिसाब से किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी। आज का केस इस पे रहेगा। ओके। तो अगर बात करें कि हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के बारे में बात करें कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो नवंबर 24 1948 में हुआ था, वहाँ पे एक डिबेट चल रही थी कि एज़ पर द रिलीजियस सेंटिमेंट कि हमारे यहाँ पे इंडिया में कि कैटल स्लॉस्टर को रोकने के लिए एक यानी काऊ प्रोटेक्शन, ओके, को फंडामेंटल राइट्स बना देना चाहिए कि काऊ प्रोटेक्शन ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन उस समय बी आर अम्बेडकर ने ये बोला कि ये चीज़ सही नहीं रहेगी क्योंकि काऊ ह्यूमन नहीं है और ह्यूमन राइट्स जो फंडामेंटल राइट्स जो कनेक्टेड होते हैं ह्यूमन राइट्स से, वो एनिमल के लिए नहीं हो सकते। ओके। लेकिन हाँ, क्योंकि हमारा जो रिलीजियस सेंटिमेंट है और हम उसके साथ गवर्न करते हैं और फ्रीडम फाइट में भी समहाउ काऊ को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी, तो उसको डीपीएसपी में ये जो राज्य के नीति निर्देशक प्रिंसिपल्स रहते हैं उसमें आर्टिकल 38A में इसको स्थान दिया गया। ओके। कि स्टेट ये प्रयास करेगा कि क्लाउस स्लॉस्टर जो नेशनल लेवल पे है उसको रोका जा सके। ओके। तो इसी को ध्यान में रख के, ओके, बिहार स्टेट्स ने अपना एक लॉ बनाया। उसमें ये था कि प्रिवेंशन एंड एनिमल एक्ट बनाया, प्रिवेंशन एंड इम्प्रूवमेंट एनिमल एक्ट 1955, जिसमें गायों की हत्या या फिर अनदर कैटल्स जो रहते हैं उनकी हत्याओं को या स्लॉस्टर को मना यानी प्रोहिबिटेड कर दिया गया था। ओके। कि ये एक आर्टिकल 38A को इम्प्लीमेंट करने की एक सबसे बड़ी स्टार्टिंग पॉइंट था। ओके। लेकिन फिर वहीं पे जो प्रॉब्लम शुरू हुई, जो बुचर थे, ओके, या फिर जो कसाई थे, उनकी लाइवलीहुड पे इम्पैक्ट होने लगा क्योंकि उन वो अब उनकी लाइवलीहुड, क्योंकि एक फुल ऑफ द इंडस्ट्री इस पे वर्क करती है, क्योंकि केवल मीट इंडस्ट्री हो गई, फिर आपकी लेदर इंडस्ट्रीज़ हो गई एंड लेदर गारमेंट्स वाली इंडस्ट्री हो गई, वो फुल टू फुल इस पे यानी कसाई खानों पे समहाउ कनेक्टेड होती है। तो जब एकदम से उस पे यानी बैन लगाया गया तो 3000 जो आपके बुचर थे या कसाई थे मध्य प्रदेश और अदर बिहार अदर रीजन से, वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए अपनी पेटिशंस लेके और उनने वहाँ पर कुछ पॉइंट्स रखे। ओके। तो उनका था कि ये वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वलिटी का सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता है ये वाला लॉ। वो क्यों? क्योंकि उनने बोला कि बुचर जो हैं वो इतनी बड़ी कम्युनिटी है, उसमें से केवल जो बुचर केवल काउ स्लॉस्टर या फिर जो एक पर्टिकुलर काउ स्लॉस्टर से कनेक्टेड हैं, उन्हीं पर ही ये बैन लगा हुआ है। ये बैन आप सारे जो स्लॉस्टर्स हैं या फिर पूरे कसाईयों पर, ठीक है, बुचर पे नहीं लगा हुआ है। ओके। सो ये एक नेगेटिव है। अगर कोई राइट है तो आपको वो इक्वली सब चीज़ों पे लगाया होना चाहिए, सारे एनिमल्स पे लगा होना चाहिए, केवल एक पर्टिकुलर सेक्शन पे नहीं लगा होना चाहिए, ये उनका कहना था। उसके बाद उन्होंने बोला कि ये हमारा जो राइट टू प्रोफेशन है, ओके, 19(1) में जो दिया हुआ है कि ये राइट ये बोलता है कि आप भारत में रह के कोई भी प्रोफेशन कर सकते हो, लेकिन हाँ वो पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए और सम रूल्स एंड रेगुलेशन यानी सोवरिजिनिटी यानी संप्रभुता के और पब्लिक ऑर्डर और से यानी नेशनल सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं आर्म्स की डील कर रहा हूँ।
ओके, तो बोला कि मैं अपने इतने फ्रीडम से भी पहले कर रहा था, बाद में भी कर रहा हूँ, तो ये राइट टू प्रोफेशन के अगेंस्ट है। आप, मैं ऐसा कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस वो नहीं हो रहा है जो मेरे इस चीज़ को रोक रहा हो, तो ये आर्बिटरी वे में मुझे मेरे ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये एक ग्राउंड था। अनदर था राइट टू रिलीजन, कि ये मेरे रिलीजियस प्रैक्टिस में आता है। इस ये बहुत ही वैसा था कि बहुत नीचे उसमें, लेकिन ये दोनों जो थे ये सबसे इंपॉर्टेंट थे, कि राइट टू इक्वलिटी एंड वायलेशन ऑफ द राइट टू प्रोफेशन। ओके, तो उस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को पूरे तरीके से बैन नहीं किया। उनने ये बोला कि हाँ, काउ प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट तो है। क्यों? उनने इसको रिलीजन से ना कनेक्ट करके इकोनॉमिकली कनेक्टेड किया। ओके, वो क्या रीज़न था? उनने बोला कि काऊ केवल इस हिसाब से नहीं है कि हम केवल एक होली एनिमल हैं इसलिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो कैटल्स हैं, ओके, दुधारू पशु हैं, वो एक्चुअली हमारे लिए मिल्क प्रोडक्शन में भी इम्पोर्टेंस रोल प्ले करते हैं। तो अगर हम सभी को स्लॉस्टर के लिए यानी अलाउ कर देंगे, तो फिर जो अदर हमारे पास अदर रिक्वायरमेंट, फूड रिक्वायरमेंट है, या फिर अदर इंडस्ट्रीज़ हैं जो मिल्क प्रोडक्शन या मिल्क प्रोडक्ट पे कनेक्टेड हैं, उस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, तो उनने यहाँ पे एक इकोनॉमिकल एरियाज को यहाँ पे कनेक्ट किया, और उन्होंने बोला कि हम इकोनॉमिकली फीजिबल एनिमल्स को के स्लॉस्टर्स को बैन यानी करते हैं। जो उनका है उनका स्लॉस्टर नहीं होगा। हाँ, जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उनको बैन या उनका स्लॉस्टर कर सकते हैं। ओके, तो एमिक्यूएस क्यूरी, एमिक्यूस क्यूरी क्या होता है? एमिक्यूस क्यूरी होता है वो पर्सन जो कि इस एक पर्टिकुलर सेक्शन या पर्टिकुलर एरियाज में कोर्ट को हेल्प प्रोवाइड करता है कि हाँ, इस एरियाज में किस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर उस इंडस्ट्रीज में फॉलो किए जा रहे हैं। तो उनने एक एमिक्यूस क्यूरी अपॉइंट किया उस समय सुप्रीम कोर्ट ने। वो थे ठाकुर, पंडित ठाकुर दास। और उनसे बोला कि 5 ईयर्स का एक डाटा लीजिए। ओके, क्या डाटा रहा हुआ है 5 ईयर्स का, किस तरीके से इंडिया में फूड मिल्क प्रोडक्शन रहा हुआ है, और किस तरीके के कैटल्स जो रहते हैं किस ड्यूरेशन ऑफ द टाइम के बाद वो प्रोडक्टिव नहीं रह पाते हैं। तो उनके हिसाब से हम एक रीजनेबल या एज या एक टाइम फ्रेम बना सकते हैं कि इतनी एज होने के बाद कैटल को स्लॉस्टर हाउस भेजा जा सकता है, और फिर उनको बुचर यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से उनने ये सीधे किया कि इकोनॉमिकली इम्पैक्टेड, यानी कि आपको एक ऐसी रेगुलेशंस बनानी है स्टेट गवर्नमेंट को कि वहाँ पर आपको ये बताना पड़ेगा कि इस एज या फिर इतना प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन करने वाले जो काऊ या एनिमल्स हैं, आप उनका स्लॉस्टर नहीं कर सकते। उसके बाद वालों को आप ऐसा अपने बुचर हाउस में ले जा सकते हो। ओके, सो ये एक सबसे बड़ी रूलिंग थी जहाँ पे उनने रिलीजन के ऊपर इकोनॉमी को इम्पोर्टेंस प्रोवाइड किया सुप्रीम कोर्ट ने। ओके, तो इम्पैक्ट क्या हुआ? इससे इम्पैक्ट ये हुआ कि पूरे के पूरे एक प्रॉपर वे में ये देखा गया, एक प्रॉपर क्राइटेरिया बनाया गया प्रॉपर स्टडी के हिसाब से कि कौन से कैटल्स जो हैं वो स्लॉस्टर हाउस के लिए फिट फॉर द स्लॉस्टर हैं। ओके, तो उसके हिसाब से सारे स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट में वहाँ पर चेंजेस किए गए कि हाँ, आपको पूरी तरीके से प्रिवेंशन नहीं किया जा रहा है। आप एक सर्टन सेक्शन ऑफ दी जो कैटल्स हैं आप उनको यूज़ नहीं कर सकते अपने बुचर हाउसेस में। ओके, तो ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग एक यानी एक वो बताता है बैलेंस आउट बिटवीन टू द इकोनॉमी एंड बिटवीन टू द टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज। ओके, द मिल्क इंडस्ट्री एंड द बुचर इंडस्ट्री। ओके, तो एक यहाँ पर इकोनॉमिकली दोनों एरियाज पर एक यानी बैलेंस आउट करते हुए सुप्रीम कोर्ट दिखाई देता है कि हाँ, हमें मिल्क इंडस्ट्री पे भी ध्यान देना है, बुचर इंडस्ट्री पे भी ध्यान देना है। तो हमें जो क्लासिफिकेशन है, जो दोनों के लिए प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, जो रॉ एनिमल है, उसके क्लासिफिकेशन हमें ऐसे करना पड़ेगा कि दोनों इंडस्ट्रीज पे किसी प्रकार का नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। ओके, तो ये लॉन्ग टर्म तक चलता रहा टिल 2005 तक। ओके, फिर 2005 में सुप्रीम कोर्ट में एक और रूलिंग जाती है। ओके, गुजरात वर्सेस मिर्ज़ापुर। ओके, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये बोल देता है कि नहीं, टोटल बैन। ओके, आप कर ही नहीं सकते, चाहे वो मिल्क यानी दे रहा हो, यानी कुछ भी हो रहा हो, वो कितना भी वीक हो जाए,
वहाँ पे पूरे तरीके से बैन लगा देती है। तो इस तरीके से एक तरीके से जो पहले का बैलेंस आउट था वो टोटली शिफ्ट हो जाता है समहाउ फुल रिस्ट्रिक्शन में, या समहाउ अस वो बोला जाए कि आपका जो रिस्ट्रिक्शन है जो एक लॉजिकल वे में था वो थोड़ा सा रिलीजियस ग्राउंड को अडॉप्ट करता हुआ यहाँ पर नजर आता है। तो इकोनॉमी से टोटली स्ट्रिक्टर प्रोहिबिशन वहाँ पे हो जाता है। ओके, सो ये था 2005 के बाद टोटल, यानी सुप्रीम कोर्ट ने टोटल बैन लगा दिया। तो लेकिन आज भी ये रूलिंग उसके बाद 2005 के बाद अदर केसेस में भी आज भी 1958 के जो केस है काउ वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन वाला, ओके, जो आज भी कुछ केसेस में हमें दिखाई देता है, जैसे कि आपके फायर क्रैकर्स का बैन जो था, ओके, वहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम से ज़्यादा ऊपर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को किया था। जब सुप्रीम कोर्ट ने रिलीजियस इस पे देखा कि हाँ फायर क्रैकर, कई लोगों ने बोला कि ये हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट से जुड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इन्वायरमेंटल लॉज या इन्वायरमेंटल कंसर्न वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू द रिलीजियस सेंटिमेंट। और वहाँ पे उन्होंने किया सेम, इनने किया जलीकट्टू का जो केस था। जलीकट्टू में जो हमारे बैल थे उनके ऊपर बहुत ही एनिमल क्रुएल्टी की जाती थी, यानी उनको बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ना दी जाती थी, इसलिए पहले तो 2018 में उसको फुल्ली बैन कर दिया, ओके, सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन फिर उसके बाद सर्टन रिस्ट्रिक्शंस रखते हुए उसने एनिमल राइट्स को अपहोल्ड करते हुए जलीकट्टू को अभी भी अलाउ रखा हुआ है, ओके। ओके, सो इस तरीके से वहाँ के केस के जजमेंट का इम्पैक्ट आज भी फायर क्रैकर वाले इसमें या जलीकट्टू के केसेस में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट दोनों चीज़ों में रिलीजियस ग्राउंड को कंपैरेटिवली उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता था, ओके। तो कंक्लूजन ये देख सकते हैं कि 1958 का केस इस हिसाब से था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बैन या फिर लॉ में जो चेंजेस किया वहाँ पे उसने सेंटर ऑफ फ्रेम में रखा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ दैट एनिमल, ओके, कि वो कितना इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है, और वहाँ पर उसने लॉ को इकोनॉमी के हिसाब से, रिलीजियस ग्राउंड और पब्लिक इंटरेस्ट सारे हिसाब से चेक करके उस हिसाब से उसमें एक प्रॉपर मॉडर्न चेंजेस को गाइड किया, ओके। सो दैट्स फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे, ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।